जय हिंद दोस्तों दुनिया में कभी आप देखेंगे कि किसी समय पर यूरोप और अमेरिका जैसे देश जो पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तय करते थे, किसी टाइम पर यहाँ से और यहाँ से पूरी दुनिया का ऑर्डर तय हो रहा था। पूरी दुनिया इनके बताए रास्ते पर चल रही थी और कैपिटलिज्म से लेकर हर इनकी विचारधारा या जो भी इनकी व्यवस्थाएं थी, उन्हीं के अनुसार दुनिया चल रही थी। डब्ल्यूटीओ से लेकर, यूनाइटेड नेशन से लेकर, और भी जो भी आईएमएफ से लेकर, वर्ल्ड बैंक से लेकर, सारी की सारी जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी ग्रुप के द्वारा बनाई गई और यही लोग इस पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को डिसाइड कर रहे थे। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करने वाली वो जो पावर्स थी, जो दुनिया को हमेशा अपनी नाक के नीचे देखती थी, एकदम से आज इनके हालात ये हो चुके हैं। आज एकदम से इनके हालात ये हो चुके हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करना तो दूर की बात है, इनका खुद का ऑर्डर धज्जियां उड़ाता हुआ एक देश चाइना इनके सामने खड़ा हुआ है। इनके बीच के एक देश को औकात दिखा रहा है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ बंदर कूद कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। आज मैं इसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं कि असलियत में है क्या मामला। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत एनसीईआरटी से करनी पड़ेगी। और एनसीईआरटी से जब शुरुआत करेंगे तो हमारा एक छोटा सा कोर्स एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच है, जो 500 रुपीज पर मंथ के अंदर छोटे छोटे कोर्सेज करवा रहा है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अभी हमारा ज्योग्राफी और मैपिंग को लेकर नया कोर्स शुरू हुआ है, जिसमें एनसीईआरटी के बेसिक करवाए जाएंगे। छठी से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी है उसके बेसिक्स आपको करवाए जाएंगे, साथ में मैपिंग करवाई जाएगी। तो दोस्तों, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो जल्दी से जल्दी इस ग्रुप से जुड़ें, जल्दी से जल्दी इसमें एडमिशन लें, ताकि हम नए कोर्स को, मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आप पीछे ना रह जाए। 500 रुपए के अंदर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस होंगी और ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो क्लासेस में क्वेश्चन आंसर्स या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे, तो इससे आपका बेनिफिट ज्यादा होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी दुनिया है ना दोस्तों, असलियत में 3 चीजों से जुड़ी हुई है। या तो है मार्केट, प्रोडक्शन जहां पर हो रहा हो, यानी उत्पादन हो रहा हो। दूसरी तरफ होती है मार्केट और तीसरी तरफ होता है उसका ट्रेड रूट। इस प्रोडक्शन हाउस और मार्केट से जोड़ने वाला एक होता है ट्रेड रूट, यानी व्यापार मार्ग। असलियत में दुनिया इन 3 चीजों के आसपास ही घूम रही है। अब इस प्रोडक्शन हाउस और मार्केट और ट्रेड रूट में एक नई चीज और जुड़ गई थी, वो जुड़ गई थी ऑयल एंड गैस। असलियत में यहीं पर पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स मोटे तौर पर घूम रही होती है। जब दुनिया शुरुआत हुई थी तो मोटे तौर पर देखें तो या तो वो प्रोडक्शन हाउस दुनिया का यहां पर था, ये इंडोनेशिया था और ये था। इन 3 जगहों से दुनिया का जो था वो प्रोडक्शन चलता था और यही रीजन थी कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी उसका लगभग लगभग 55% इस हिस्से में था। और ये जो यूरोप था वो उसकी बहुत बड़ी मार्केट हुआ करता था। यहां से चाइना से सिल्क रूट चलता इस तरीके से, और यहां से, समझे, तो यहां ये पूरा मामला ऐसे चलता और यहां से पूरा ट्रेड चलता था। उसके बाद हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति की वजह से पूरे का पूरा जो ट्रेड बैलेंस था वो चेंज हो गया। अब यहाँ ये जो इंडस्ट्रीज लगी तो यहाँ इंडस्ट्रीज लगने की वजह से प्रोडक्शन शुरू हुआ। इंडस्ट्रीज में काम मशीनों से होता था, मशीन चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो ये जो पूरा इलाका ऑयल एंड गैस रिच जो होता था, ऑयल और गैस रिच, यहाँ पॉलिटिक्स चलने लगी। और उसके बाद ये मामला पूरा ट्रेड रूट पर भी आकर टिक गया। यहां से भी ये जियो पॉलिटिक्स डिसाइड होती थी कि असलियत में हो क्या रहा है। अभी तक का मामला ये था। पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था सबसे पहले ब्रिटेन और यूरोप में हुआ, उसके बाद अमेरिका में हुआ। लेकिन ब्रिटेन से अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत जल्दी नहीं हुआ। 1970s तक आते आते अमेरिका के अंदर कैपिटलिज्म का एक्सट्रीम आया और सस्ते प्रोडक्शन, बड़ी मार्केट के चक्कर के अंदर एक आइडियोलॉजी ये डेवलप हुई कि चाइना के अंदर मार्केट डेवलप की जाए और चाइना के अंदर प्रोडक्शन शुरू किया जाए, ताकि एक तो चाइना को रशियन ब्लॉक से बचाया जाए
उसमें शामिल होने से रोका जाए। और दूसरी बात, यहाँ की जो चीप लेबर है, यहाँ की जो चीप लेबर है, सस्ती जो लेबर है यहाँ की, वो हमारे को मतलब ये सिस्टम को बड़ी मदद करने वाली थी। देखने में बहुत अच्छा है। अब ऐसे में चाइना के पास आया पैसा, और चाइना के अंदर एथिक्स वैल्यूज जो हम मानते हैं वो नॉर्मली नहीं मानते। चाहे वो चोरी करी, चाहे कुछ भी किया, टेक्नोलॉजी थेफ्ट करी या कुछ भी किया, चाइना एक सुपर पावर बनकर उभरा। यहां अगर आप देखते हैं 1970s से लेकर और 2015 तक का एक जो पूरे का पूरा जो एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन में आपको मोटे तौर पे दिखेगा कि चाइना जो है वो आज के दिन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। और यहाँ जो किसी टाइम पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रणेता होते थे, वो आज उसके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट हो चुके हैं। और यकीन मानिए, यहाँ पर कपलिंग ऑफ इकोनॉमी हो चुका है। कपलिंग ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये है कि इन दोनों ग्रुप्स की जो इकोनॉमी है, चाइना और यूरोप की इकोनॉमी, इवन चाइना की इकोनॉमी से पूरी दुनिया की इकोनॉमी जुड़ चुकी है। यहाँ तक कि भारत जो है वो भी चाइना को जब काउंटर करने की सोचता है, तो चाइना और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस हैं, उसमें जिस समय पर हम मेक इन इंडिया टाइप का स्लोगन दे रहे होते हैं, उसी टाइम पर हमें सुनने को आता है, खबर आती है कि ऑल टाइम हाई $125 बिलियन का हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेड हुआ है इंडिया चाइना के बीच में, जो अब तक का सबसे ज्यादा, और ट्रेड डेफिसिट भी सबसे ज्यादा है। ऐसे में सोच के देखो, चाइना जो है फैक्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुका है, और अपनी इस इकोनॉमिक पावर के दम पे चाइना गांव के उस बनिए की तरह हो गया है, जिस बनिए के पास गांव में और गांव के आसपास के लोगों के साथ सबसे ज्यादा पैसा है। और वो लगभग हर किसी को कर्जा दे रहा है, चाहे वो गांव का मुखिया क्यों ना हुआ, चाहे गांव का सबसे बड़ा दबंग क्यों ना हुआ, और कुछ नहीं करता। अब उस पैसे के दम पे अपने साथ 20 लठैत और रख लेता है। जो गांव के दबंग भी उससे इसलिए दबते हैं क्योंकि उसके पास 20 लठैत है बनिए के पास, और पूरी गांव की जो इकोनॉमी है उस बनिए के कहे अनुसार या उस बनिए के दम पे ही चल रही है। यही जो व्यवस्था है दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि चाइना ने इस समय पर यही कर लिया। पूरी दुनिया की फैक्ट्री बना, पूरी दुनिया की इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई, और पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन की शुरुआत ही चाइना से हो रही है। अब ऐसे में जब ये हाल हो जाता है ना, तो भाई देखो, भारत तो बिल्कुल ही बर्बादी से उठा था, तो भारत को तो हम देख ही रहे हैं और जो भी मामला है। लेकिन असलियत में अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे, तो रशिया, यहाँ पर जो यूरोप है ना, असली दुर्गति तो इन देशों की हो रखी है। सोचिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसी यूरोप को अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए, या यूं कहें अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, इस यूरोप को यूरोपियन यूनियन बनाना पड़ा, क्योंकि इसकी खुद की जो एग्जिस्टेंस है वो अब दिखाई नहीं दे रही थी। और ये जो छोटे छोटे देश थे, जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग से लेकर हर चीज बहुत महंगी होती जा रही थी, ये दुनिया के इस कंपटीशन में टिक नहीं पा रहे थे। और यही रीजन है कि इन्होंने 27 अलग अलग देश आपस में मिलते हैं और यूरोपियन यूनियन बना लेते हैं। अब आप सोचिए यहां से अगला स्टेप क्या है दोस्तों। अब जब ये यूरोपियन यूनियन बना लेते हैं, जब ये यूरोपियन यूनियन बना लेते हैं, तो एक ग्रुप इकट्ठा हो जाता है। अब जब ये ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, तो चाइना जो है ना, असलियत में इस ग्रुप को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। और यहां तक कि इनकी हर छोटी से छोटी जरूरत की चीजों से लेकर हर इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर ये चाइना के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। अब यहां चाइना ने इनकी इकोनॉमी कंट्रोल करके, इनमें इन्वेस्टमेंट करके, इनके सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट करके, इनके द्वारा बनाए गए जो सिस्टम्स थे उनको अपने कंट्रोल करके, इस टाइम पर इन लोगों को एक तरीके से पंगु बना दिया है। और ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, ये अब इस समय पर इस हालात में आ चुके हैं कि ये अपने जीवन में इतने ज्यादा उलझ चुके हैं, सर्वाइवल के लिए इतने ज्यादा, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, और ये एक आम आदमी उतनी हाई कॉस्ट की लाइफ को बियर ही नहीं कर पा रहा। नतीजा उसका ये है कि अब वो जरा सा भी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, तो वो जिस साइकिल में, प्लास्टिक मनी या क्रेडिट कार्ड की लाइफ साइकिल में जो फंसा हुआ है, वो जरा से इकोनॉमिक शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यानी इस यूरोपियन यूनियन की जो सोसाइटी है, वो इस लेवल पर, इस गिरे हुए लेवल पर पहुंच चुकी है कि हालात काफी ज्यादा बुरे हो चुके हैं। अब जब हालात काफी ज्यादा बुरे हो चुके हैं,
बिल्कुल गिरी हुई सिचुएशंस में मामला जब आ चुका हो तो दोस्तों क्या होगा, सोच कर देखिए। असलियत में होगा यहाँ पर ये कि मामला जो है ना दोस्तों, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने जो क्रिएट किया है इसकी वजह से सिचुएशंस खराब हो जाती हैं, और यहाँ पूरे का पूरा जो यूरोपियन यूनियन है वो इस समय पर घबराई हुई सिचुएशन में है। इनके पास ऑप्शन नहीं है अल्टरनेट की फॉर्म में, और चाइना इनको इसी चीज के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा है, इनका शोषण कर रहा है। ये जानते हैं कि इनका शोषण हो रहा है, लेकिन मजबूरी इतनी है कि इनके खर्चे इतने हैं कि अपनी इज्जत लुटवाते हुए देर नहीं लगा रहे। अब हुआ क्या है, यहां पर एक छोटा सा देश, इसी यूरोपियन यूनियन के अंदर से एक छोटा सा देश लिथुआनिया जो है उसने आवाज उठाई। ये एक छोटा सा देश है लिथुआनिया, इसने आवाज उठाई और ये कहा कि हम चाइना को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लॉजिकल बात थी दुनिया के सामने वो रखी कि भाड़ में जाए दुनिया या भाड़ में जाए यूरोप, मैं अब ताइवान को सपोर्ट करूंगा। हालांकि यहां पर एक स्लोवाकिया जो देश है इसने भी स्लोवाकिया जो देश है इसने भी अब लिथुआनिया की लाइन पकड़ ली है और ताइवान को सपोर्ट किया। लेकिन चाइना इस समय पर ताकतवर है, पैसे वाला है। अब आप सोच कर देखिए, ये लिथुआनिया जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और यूरोपियन यूनियन वाले देश अपने आप को यूनियन की फॉर्म में देखते हैं, एक भाईचारे की फॉर्म में देखते हैं, भाई बंधु की फॉर्म में देखते हैं। चाइना ने अब इस लिथुआनिया को ब्लैकमेल करना शुरू किया है और यूरोप की इन कंपनीज को डराना शुरू किया है कि अगर आपने लिथुआनिया के साथ किसी भी तरीके का कोई रिलेशन रखा तो हमारे देश को भूल जाओ। अगर आपने और लिथुआनिया की कंपनियों को ब्लैकमेल करना शुरू किया, या यूं कहें कि उनको बैन कर दिया, जिसकी वजह से लिथुआनिया की 90% सप्लाई लाइन और कंपनियां बिल्कुल बर्बाद हो गई, हालात खराब हो गई है। सोचकर देखिए, लिथुआनिया ने ऐसा नवंबर में किया था, जनवरी तक आते आते लिथुआनिया के अंदर जो ऊपर जो अनडिस्क्लोज्ड या अनडिक्लेयर्ड सैंक्शंस इसने लगा दिए हैं, उसका मतलब आप समझते हो। एक छोटा सा देश, ऐसे में हमारे छोटे भाई को, ये बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे छोटे भाई को एक रईस जो है वो पीट रहा है, उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आप अपनी लाइफ से सोच कर देखिए, एक गली का या एरिया का रईस जो है मेरे छोटे भाई को परेशान कर रहा है, और हमारा पूरा मोहल्ला और हम 10 12 15 भाई हैं, 27 भाई हैं, और 27 के 27 भाई उस रईस के पास ही जाके पैसे मांग के लाते हैं, और वो जो रईस है मेरे छोटे भाई को परेशान कर रहा है। अब 27 भाइयों को क्या करना चाहिए? और मजे की बात यह है, वो रईस जानता है कि ये 27 अगर एक हो गए तो रईस भी मर जाएगा। लेकिन समस्या क्या होती है? समस्या ये होती है कि कई बार पैसा और अपना एक जो जरूरतें हैं और अपना एक आराम जो होता है वो दूसरे देश के ऊपर अपने रिश्तों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में हम अपने भाई को अगर पिटने देंगे तो होगा क्या? यूरोपियन यूनियन यही कर रहा है। उस रईस चाइना के सामने इस छोटे भाई लिथुआनिया को पिटने दे रहा है, और हालात इस समय पर यह हैं कि लिथुआनिया की सर्वाइवल के चांसेस खत्म से होते जा रहे हैं। और ये जो यूरोपियन यूनियन जो दुनिया के बड़े बॉस बने फिरते हैं ना दोस्तों, वो लोग इस समय पर लिथुआनिया को क्या कह रहे हैं कि हम चाइना के खिलाफ कोर्ट चलते हैं। कोर्ट बिल्कुल भारत की कोर्ट्स की तरह है। आपको किसी से बदला लेना है तो आप कोर्ट जाइए, 10 साल मतलब सबसे पहले तो उसे जमानत मिल जाएगी, और 10 साल तक वो आपको मेंटल टॉर्चर करता रहेगा। 10 साल बाद कहीं जाकर आपके बिजनेस का या आपका कोई फैसला आएगा, तब तक उस दुकान के, मान लिया सोच के देखिए आपके पास एक दुकान है, किसी दबंग ने उस दुकान के ऊपर कब्जा कर लिया, या उसके रास्ते के अंदर ऐसे रोड़े अटका दिए कि दुकानदार आपके, कोई ग्राहक आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा। आपने कोशिश करके कैसे भी करके कोर्ट चल, या तो आपके पास दबंगई इतनी हो, आप 27 भाई इकट्ठे हों और पकड़ के मारे उसे, या उसका बहिष्कार करें ताकि उसमें दबाव पड़े, या फिर आप 27 भाई इकट्ठे होने की जगह छोटे वाले को कहते हैं भाई कोर्ट चलते हैं। कोर्ट चले जाएंगे, 10 साल तक वो मुकदमा चलेगा WTO के अंदर, और 10 साल तक जब वो मुकदमा चलता है ना दोस्तों, तो 11वें साल जब वो दुकान अगर फैसला आ भी गया और वो दुकान खुल भी गई, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं दुकान चलाने वाला भी नहीं बचेगा
और शायद दुकान के अंदर भी कुछ नहीं बचेगा और दुकान उजड़ चुकी होगी। इस समय पर यूरोपियन यूनियन ने लिथुआनिया जो उसका भाई है उसके साथ यही किया है। एग्जैक्टली बिल्कुल यही किया है। और एक वेश्या की तरह यूरोपियन यूनियन चाइना के लिए एक वेश्या की तरह बिहेव कर रहा है, जिसे केवल पैसे से मतलब है, नैतिकता और सब चीजों को ताक पे रखा हुआ है। तो दोस्तों ये एक रियलिटी है। आगे अगर आप देखेंगे तो चाइना के सामने खड़े होने की इन लोगों से उम्मीद ना करें। और हमारा देश अगर आप देखें ना, मैं अपने देश के बारे में बार बार कहूं कि हमारा देश को भी आप ज्यादा सी उम्मीद ना करें। सुपर पावर बनने के चांसेस के सपने भले ही आप देखते रहें, वास्तविकता दोस्तों ये है कि सुपर पावर तो आप छोड़ो, आप कोई पावर भी नहीं बन रहे। क्योंकि जब तक आप धर्म के नाम पे वोट देंगे और गाय और सुअर के नाम पे एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे, तो जो पड़ोसी दुश्मन है ना चाइना, वो तुम पे हंस रहा है, तुम्हारे ऊपर तालियां बजा रहा है कि बहुत बढ़िया भाई, तुम लड़ो और आपस में गर्दन काट काट के मरते रहो। ठीक है। तो हमें यूरोपियन यूनियन को अगर गालियां बकनी है तो मुझे अपने देश के बारे में बुरा बुरा बोलना पड़ेगा, जो हम लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। यूनाइटेड इंडिया होगा तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, वरना कुछ नहीं होगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।